हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश वैष्णव और आज यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर सेकंड क्लास 12 सॉल्यूशन का ड्रोना बैच के अंदर। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो है सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चा? सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ आज अपन डिस्कस करेंगे। हेनरीज लॉ आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ आ गई क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से अपन को पढ़ना है। क्लियर है? स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिना टाइम वेस्ट करे थोड़ा सा टाइम लूंगा, 1 मिनट आपका लूंगा कि आईपी इंस्टीट्यूट के द्वारा हाइब्रिड ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं जो कि जल्द लॉन्च की जाएंगी। उसमें देखो सक्षम बैच है, ड्रोना बैच है, अटल बैच है जेई के लिए। सक्षम बैच जेई 2027 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट, ड्रोना बैच जेई 2026 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट एंड अटल बैच जेई 2026 फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट। हमारे कोर्सेज के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है? डीआरटी डेली रिवीजन टेस्ट, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो आज आप क्लास में पढ़ोगे उसका नेक्स्ट दिन आपको टेस्ट देना होगा। 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट को मिला करके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इससे आपका डेली रिवीजन होगा। दूसरा, डेली पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पेरेंट ऐप आपको प्रोवाइड होगा, आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कब आप क्लास ले रहे हो, कब आप नहीं ले रहे हो। वीकली डाउट रेजोल्यूशन, 101 मेंटरशिप, ठीक है ना। दूसरी बात, फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। क्लियर बात? स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर हम। तो सबसे पहले तो अगर बात करें बेटा अपन सॉल्युबिलिटी की, किसकी बात करें? सॉल्युबिलिटी की। कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं बेटा, तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। कहने का मतलब क्या है कि solubility of substance क्या होती है? मतलब solubility क्या है? यानी घुलनशीलता। एक तरह से आप यूं कहते हो कि घुलनशीलता क्या है? तो घुलनशीलता ये चीज है बेटा कि solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। किसी एक solubility क्या है? of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of a solvent at a specified temperature। यानी कि एक किसी फिक्स टेम्परेचर पर, क्या बोल रहा हूं मैं? किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर आप कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम घोल सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है बेटा? सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ आई यहां तक? सॉल्युबिलिटी क्या है कि आप कोई भी सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में कितना किसी सब्सटेंस के अंदर घोल सकते हो, उसी को अपन क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बात क्लियर है क्या? बताओ। और सॉल्युबिलिटी को अगर अपन डिफाइन करें कि मान लो आपने क्या करा कि एक फॉर एग्जांपल वाटर लिया। क्या लिया आपने? वाटर लिया बेटा। ये इसके अंदर यहाँ पे आपके पास वाटर है। क्या है आपके पास? वाटर। अच्छा सर, वाटर ऐसा होता है क्या? ब्लू ही तो होता है बेटा। अब देखो, वाटर के अंदर आप क्या कर रहे हो बेटा? सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो। क्या डिसॉल्व कर रहे हो? सॉल्यूट। मान लो ये आपने जो है यहाँ पर इसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार आप क्या कर रहे हो कि एक ग्लास आपने वाटर का लिया है, उसके अंदर आप सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो। क्या डिसॉल्व कर रहे हो? सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो। और धीरे 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 मतलब आप सॉल्ट डिसॉल्व करते गए, फिर घोलते गए। एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद उसमें सॉल्ट घुलना बंद हो जाएगा। उसी को सॉल्युबिलिटी कहा जाए कि मतलब मैक्सिमम आप कोई भी सब्सटेंस किसके अंदर कितना घोल सकते हो, उसी को क्या कहा गया है बेटा? सॉल्युबिलिटी कहा गया है। क्या कहा गया है? सॉल्युबिलिटी कहा गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। मतलब किस टाइप के हमारे पास जो हैं सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो देखो, सॉल्युबिलिटी में आप कोई भी डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब देखो अपन ने पढ़ा भी था प्रीवियस लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म में कि भैया सॉल्यूशन तो किसी भी तरह का हो सकता है। तो जनरली अगर अपन बात करें तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे कैसे हो सकती है, तो अपन देखें तो बेटा सॉलिड और लिक्विड आप घोल सकते हो। क्या घोल सकते हो? सॉलिड और लिक्विड आप घोल सकते हो। बात समझ आ रही है क्या? बोलो। लिक्विड और लिक्विड आप घोल सकते हो। क्या घोल सकते हो? लिक्विड और लिक्विड आप घोल सकते हो। ठीक है। तो
ये चीजें होती है कि भैया सॉलिड लिक्विड में घुल सकता है, लिक्विड लिक्विड में घुल सकता है। तीसरा अगर अपन बात करें बेटा तो गैस को आप लिक्विड में घोल सकते हो। यही चीज तो हमें यहां पर पढ़नी है बेटा, यही चीज गैस इन लिक्विड कि आप किसी गैस को लिक्विड के अंदर कैसे डिसॉल्व करते हो। मेरी बात समझ आ रही है क्या? आप किसी गैस को लिक्विड के अंदर कैसे डिसॉल्व करते हो, ठीक है ना भाई। सॉलिड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई, आप सॉलिड लिया लिक्विड लिया उसमें आप ऐसे उसको जो है मतलब शेक करोगे तो घुल जाएगा। जैसे शक्कर ली उसको आप पानी में घुल रहे हो तो घुल जाएगी, ऐसे हिलाते रहो। वो बोलमीटा नहीं पीते क्या, बोलमीटा पिया होगा, कॉम्प्लेन बोलमीटा हाइट बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेन पीते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि सॉलिड में आप लिक्विड घोल सकते हो, लिक्विड में लिक्विड आप घोल सकते हो, गैस में लिक्विड आप घोल सकते हो। बात समझ आ गई क्या? क्या घोल सकते हो? गैस में लिक्विड। अच्छा, गैस में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? हेनरीज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ। इसी को अपन क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। कि यही अपन को यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट पढ़ना है हेनरी लॉ का, कि आखिर गैस में कोई चीज सॉल्युबल कैसे हो जाती है। और दूसरी बात सॉल्युबिलिटी का एक मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो। तो बेटा सॉल्युबिलिटी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि पोलर में पोलर सॉल्वेंट, मतलब पोलर में पोलर चीज आराम से घुल जाती है, पोलर में पोलर चीज आराम से घुल जाती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप देखोगे कि H2O और अल्कोहल, क्या लिया मैंने? H2O लिया वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर लिया, और अल्कोहल लिया C2H5 और OH लिया, तो ये इजीली घुल जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? इजीली घुल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे सब्सटेंस है? पोलर सब्सटेंस है। कैसे सब्सटेंस है? पोलर। तो पोलर में पोलर डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा अगर मैं बात करूं कि यार मेरे पास अगर H2O है और इस H2O के अंदर यदि मैं मान लो ऑयल मिक्स करना चाहूं, तो क्या ऑयल मिक्स होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो कैसा सब्सटेंस है? पोलर। और ये कैसा सब्सटेंस है बेटा? ऑयल हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? नॉन पोलर सब्सटेंस है। क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या भाई? आपके पास जो है यहाँ पे H2O कैसा सब्सटेंस है? पोलर सब्सटेंस है। और जबकि ऑयल आपके पास कैसा सब्सटेंस है? नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो पोलर में नॉन पोलर नहीं डिसॉल्व होता है, पोलर में पोलर आप डिसॉल्व कर सकते हो, हाँ नॉन पोलर में नॉन पोलर आप डिसॉल्व कर सकते हो। कोई जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक, और उसके अंदर आप दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स करना चाहो, फॉर एग्जांपल जैसे नॉन पोलर होते हैं ना, मतलब हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दूसरा हाइड्रोकार्बन्स आप मिक्स करना चाहो तो ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो पोलर पोलर आपस में घुल सकते हैं, पोलर नॉन पोलर आपस में नहीं घुल सकते हैं। बात समझ गए क्या? ठीक है, नॉन पोलर घुल सकते हैं, पोलर पोलर आपस में घुल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, बस ये तो अपन ने पिछले 11th में भी काफी ज्यादा पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ रहे बेटा वो है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिनसे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होती है, ये बढ़ती है घटती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन चीज पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है बेटा? तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या आता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर बेटा टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखना कि यदि अपन मान लो कि एक वाटर लें, मतलब पानी लें, और गर्म पानी के अंदर यदि आप मान लो सॉल्ट घोल रहे हो, मतलब शक्कर घोल रहे हो, शुगर घोल रहे हो, तो आप देखोगे कि वो जल्दी डिसॉल्व होती है। होती कि नहीं होती भाई? होती कि नहीं होती है? तो जनरली ऐसा है कि भैया आप यदि किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, सॉलिड को क्या कर रहे हो आप? लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो बेटा। अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा कि टेम्परेचर जब भी आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर मैं सबके लिए अलग अलग है, देखो सबके लिए अलग अलग है, ठीक है ना। अगर आप, मैं क्या कह रहा हूं कि सॉलिड और लिक्विड की अगर मैं बात करूं बेटा, सॉलिड में जनरली अगर आप लिक्विड घोलते हो तो होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी है ना बेटा, जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। बात समझ गए क्या? ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे अपन हेनरी लॉ पढ़ने वाले हैं कि
लिक्विड के अंदर यदि आप गैस घोलते हो, क्या घोलते हो, यदि आपके पास गैस मिक्स कर रहे हो आप किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो वहां पे यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी वहां पर बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बात समझ आ गई क्या भाई? मैं क्या बोल रहा हूं कि सॉलिड में यदि आप लिक्विड घोल रहे हो, लिक्विड मतलब सॉलिड में यदि आप लिक्विड में यदि आप सॉलिड घोल रहे हो तो जनरली सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और यदि आप किसी लिक्विड के अंदर गैस घोल रहे हो, क्या घोल रहे हो, गैस डिसॉल्व कर रहे हो, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी बेटा डिक्रीज होती है। उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ऐसा क्यों, अभी अपन पढ़ेंगे, हेनरी लॉ पढ़ेंगे तब ऐसा क्यों होता है। दूसरी बात, अगर अपन प्रेशर की बात करें बेटा, तो प्रेशर का सॉलिड पर एज सच कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना भाई। सॉलिड का कोई भी इफेक्ट आप देखोगे, ठीक है ना, does not affect solid solubility, does not affect solid solubility, यानी कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को ये अफेक्ट नहीं करता है बेटा। किसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। तो आप यहां पर देखोगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, इट डज नॉट अफेक्ट द सॉलिड सॉल्युबिलिटी, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। गैस इन लिक्विड की अगर अपन बात करें बेटा, तो गैस इन लिक्विड, अगर गैस इन लिक्विड की बात करें तो गैस इन लिक्विड, ठीक है ना, अफेक्टेड बाय प्रेशर। कैसे होता है, अभी अपन हेनरी लॉ में पढ़ने वाले हैं। अफेक्टेड बाय प्रेशर, ये प्रेशर के द्वारा जरूर अफेक्ट होता है बेटा, ये प्रेशर के द्वारा जरूर अफेक्ट होता है। बात समझ गए क्या? अपन पढ़ने ही वाले हैं बस, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप एनसीईआरटी में भी रीड करेंगे। अब अपने पास जो मेन टॉपिक आ गया है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, यानी कि कोई भी गैस को आप लिक्विड में कैसे डिसॉल्व कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, यानी किसी भी गैस को आप लिक्विड में कैसे डिसॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से समझना, एक एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, कि अपन ने क्या करा है कि एक कंटेनर लिया है, मान लो यहाँ पर एक कंटेनर लिया है इस तरीके से, और इसके अंदर मान लो यहाँ पे वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है। ये देखो वाटर है इस तरीके से। क्या आपको वाटर दिख रहा है? बिल्कुल सर, हमें वाटर दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। बात समझ आ रही है क्या? बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैंने यहाँ पे ये गैस के पार्टिकल है बेटा, ये जो है गैस के पार्टिकल्स है यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे मैं क्या डिस्क्राइब कर रहा हूँ, गैस के पार्टिकल्स। तो ये मेरे पास यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं। ये देखो आप इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। बोलो। अच्छा, अब मैंने क्या करा कि इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई किया। ये यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, ये देखो बिल्कुल ऐसे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, पी एक्सटर्नल यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्सटर्नल मत लिखो, नहीं भी चलेगा, केवल आप प्रेशर लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। इस पे एक प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं बेटा गैस, ऊपर गैस है, ये देखो गैस के मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ पर क्या है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, गैस पार्टिकल्स। और ये क्या है, सॉल्वेंट, यानी जनरली वाटर आपने यहाँ पर माना है, कुछ भी हो सकता है वो सॉल्वेंट, ठीक है, ये सॉल्वेंट। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैं यहाँ पे प्रेशर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर यहाँ पे आप देखोगे बेटा, प्रेशर को इंक्रीज करने पर यहाँ पे क्या हो रहा है
कि जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई करने पर गैस के मॉलिक्यूल पे क्या लगता है, प्रेशर। प्रेशर लगने से ये लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट होते हैं और आप देखोगे कि यहां पर इस तरीके से जो है गैस के मॉलिक्यूल्स आपको इस लिक्विड के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ बाहर भी है, ऐसी बात नहीं है, ये देखो ऊपर की तरफ भी हैं, बट इसमें आपको गुले हुए मिल रहे हैं और इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। ये पिस्टन आपका नीचे आ चुका है, ठीक है, और यहां से प्रेशर आपने लगा रखा है, प्रेशर पी। ठीक है, तो क्या होता है, आपने देखा कि गैस लिक्विड में किस तरीके से डिसॉल्व किया जाता है बेटा, इस तरीके से डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, और यहां पे आप देखोगे कि जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे ना, जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ही ज्यादा गैस इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती हुई आपको मिलेगी। क्या होगा, जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा गैस आपको इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हुए मिलेगी। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या बताओ, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि प्रेशर अप्लाइड ओवर द लिक्विड सरफेस, प्रेशर अप्लाइड, बेटा क्या बोल रहा हूं, प्रेशर अप्लाइड ओवर द लिक्विड सरफेस, ध्यान से समझना, प्रेशर अप्लाइड ओवर द लिक्विड सरफेस, pressure applied over the liquid surface is directly proportional to the mole fraction of gas, is directly proportional to the mole fraction of the gas। क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या, कि आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, कहां बेटा, अबोव द लिक्विड सरफेस। ये प्रेशर कौन सा है, अबोव द लिक्विड सरफेस। कौन सा प्रेशर है ये, अबोव द लिक्विड सरफेस का प्रेशर है, above the liquid surface या over the liquid surface, above the liquid surface। प्रेशर आप जितना बढ़ाओगे above the liquid surface उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये एक्स ऑफ गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है, बताओ। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड के अंदर इंक्रीज होता हुआ आपको मिलेगा। यही हेनरी लॉ है, यही क्या है, हेनरी लॉ स्टेट करता है। हेनरी लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना, ये तो एक्सपेरिमेंट तो क्लियर है, यहां पे डेफिनेशन देखो। हेनरी लॉ क्या करता है, द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of gas in liquid is directly proportional to the solubility of a gas is directly proportional to the solubility, मतलब जितना वो डिसॉल्व हो रहा है, यानी एक तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution। जो भी पार्शियल प्रेशर उस सरफेस के या गैस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, मतलब हेनरी लॉ कहते हैं। तो हेनरी लॉ के आपके पास देखो दो फॉर्मूले आ जाएंगे। एक तो ये आ जाएगा कि जैसे ये बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बेटा, और सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा और KH इनटू प्रेशर ऑफ गैस। एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पर S क्या शो कर रहा है बेटा, सॉल्युबिलिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को। कि सॉल्युबिलिटी, मान लो सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आ जाए कि ग्राम पर मोल समथिंग सॉल्युबिलिटी कुछ भी है, इतनी डिसॉल्व हो रही है और प्रेशर वगैरह दे रखा है, तो वो भी आपको करना आना चाहिए। ये KH क्या है बेटा, ये हेनरीज कांस्टेंट है। ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या है अपने पास, हेनरीज कांस्टेंट है। दूसरा P, यहां पे अगर अपन बात करें तो दैट इज प्रेशर। P क्या है, प्रेशर है। तो एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए, बात समझ आ रहे हो क्या। एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है, सॉल्युबिलिटी अगर गिवन हो तो अपन कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या बताओ। सॉल्युबिलिटी अगर आपको गिवन है तो इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा बेटा, क्लियर है। दूसरा अगर अपन बात करें तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है कि प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस।
जो प्रेशर ऑफ गैस है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर ये प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रेशर बराबर KH हेनरी कांस्टेंट आ जाता है और दैट इज x ऑफ गैस। तो ये फॉर्मूला हमारे पास सेकंड है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या बताओ, दो फॉर्मूले हैं बेटा। अगर अपन को मान लो प्रेशर जो है मतलब हेनरी कांस्टेंट अगर अपन को क्वेश्चन में गिवन है और मान लो वो कौन सा दिया है, देखो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? प्रेशर की यूनिट तो आपको पता है क्या होती है, ये तो प्रेशर है तो प्रेशर की यूनिट जनरली ATM बार इस तरीके की होती है। तो यहाँ पे अगर आपकी प्रेशर की यूनिट है बेटा, यहाँ क्या है? प्रेशर की यूनिट है और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं आती तो KH की यूनिट भी किसके बराबर है? प्रेशर के बराबर। तो जब आपको क्वेश्चन में हेनरी, ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट को, यदि आपको क्वेश्चन में हेनरी कांस्टेंट का जो यूनिट है वो ATM बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल्स, mmHg, टॉर इन सब फॉर्म में दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। बात समझ गए क्या? क्लियर है? लेकिन यदि वो अपन को ग्राम पर मिलीलीटर या समथिंग एज सच फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब उसने सॉल्युबिलिटी पूछी है, सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो वहां पर ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो आप देखोगे कि प्रेशर बराबर KH इंटू एक्स ऑफ गैस। यहाँ पे एक्स ऑफ गैस क्या बेटा? मोल फ्रैक्शन, और KH बराबर हेनरी कांस्टेंट। तो मैंने क्या कहा कि हेनरी कांस्टेंट जो है यदि उसकी यूनिट आपको कैसे दी है बेटा? उसकी यूनिट यदि आपको इस फॉर्म में दी है तो आप क्या करोगे? मतलब ATM बार, mmHg, टॉर इन सब फॉर्म में दिए तो आप ऐसे यूज करोगे। बात क्लियर है क्या? बताओ। ठीक है, और अगर नहीं दिए तो आप इस फॉर्म में यूज करोगे। ग्राम पर मिलीलीटर वगैरह में दिए तो इस फॉर्म में। जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज आएगा, याद रखना। बात समझ आ गई क्या? बोलो। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़े अपन। यस सर, बिल्कुल आगे बढ़ लिया जाए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा हेनरी कांस्टेंट को समझना। किसको समझना? हेनरी कांस्टेंट को समझना। हेनरी कांस्टेंट को ध्यान से समझना। हेनरी कांस्टेंट से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। बात समझ आ रही है क्या? जेईई मेंस में हेनरी कांस्टेंट को लेकर के काफी ज्यादा मतलब अभी जो है रिपीटेड क्वेश्चन अपन को देखने को मिले हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, कैसे आते हैं, जरा अपन देखेंगे। पहला बेटा आप यहाँ पे एक ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? एक ट्रेंड आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास जो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो हेनरी कांस्टेंट जो है प्रेशर बराबर क्या है बेटा? KH इंटू एक्स ऑफ गैस होता है। KH इंटू एक्स ऑफ गैस। भाई प्रेशर बराबर क्या है? KH इंटू एक्स ऑफ गैस आया है। बिल्कुल सर। तो अगर मैं KH इज इक्वल्स टू लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? प्रेशर अपॉन एक्स ऑफ गैस। बिल्कुल सर। तो मैंने क्या कहा कि यदि मान लो मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी कि जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम होगा। कहां? लिक्विड के अंदर। कहां पे? लिक्विड के अंदर। भाई जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बहुत ही कम होगा। कहां पे? लिक्विड के अंदर। बात समझ आ गई क्या? और मैंने कहा कि जिसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा, जिसका क्या होगा? हेनरी कांस्टेंट कम होगा उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा होगा। क्या? उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा? ज्यादा होगा। कहां पे? लिक्विड के अंदर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। भाई अपन क्या कह रहे हैं कि प्रेशर बराबर KH इंटू एक्स ऑफ गैस है। KH इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एक्स ऑफ गैस आ गया। भाई यदि KH बढ़ेगा तो एक्स ऑफ गैस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि KH कम हो जाएगा तो एक्स ऑफ गैस बढ़ जाएगा। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि मतलब जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा, जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यूज याद नहीं करनी है, ट्रेंड आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि भाई अब देखो हीलियम का हेनरी कांस्टेंट ये रहा 293 पे, नाइट्रोजन का 293 पे इतना है, 303 पे और बढ़ गया, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है। यानी हेनरी कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। क्या? हेनरी कांस्टेंट। बात समझ आ रही है? हेनरी कांस्टेंट कैसी प्रॉपर्टी है? एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। बात क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि यदि मैंने कहा कि मेरे पास KHs दिए हैं, डिफरेंट KH दिए हैं बेटा, जैसे कि मेरे पास KH दिया है मान लो हीलियम का
एक मुझे दिया है मान लो ऑक्सीजन का, और एक मुझे दिया है मान लो ऑर्गन का। तो इनका सॉल्युबिलिटी, और हीलियम का कितना है 144, ये रहा 144.97। ऑक्सीजन का कितना गिवन है बेटा, ये तो हीलियम का हो गया। ऑक्सीजन का कितना गिवन है, ऑक्सीजन का मेरे पास है मान लो 293 वाला 34.86 मान लेते हैं अपन। ऑर्गन का कितना है 40.3। तो अब अगर आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछे, ये जो आपको क्वेश्चन में देगा, आपको हेनरी कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा, ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात समझ गए क्या, जो आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यूज है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो आपको उसने बोला है कि भैया मेरे पास हीलियम जो है उसका हेनरी कांस्टेंट 144.97 है, ऑक्सीजन का मेरे पास 34.86 है, और ऑर्गन का मेरे पास 40.3 है। तो अब मुझे आप सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बता दो सर, क्या बता दो, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बता दो। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या रहने वाला है, जिसका हेनरी कांस्टेंट सबसे कम उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सबसे ज्यादा। तो हेनरी कांस्टेंट यहां पर कम किसका बेटा, ऑक्सीजन का, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, देन उसके बाद ऑर्गन, देन उसके बाद कौन होगा ऑर्गन, देन उसके बाद कौन होगा बेटा हीलियम का सबसे ज्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। बात समझ गए क्या। तो इस तरीके से ऑर्डर लिखा जाता है सॉल्युबिलिटी का, अगर आपको हेनरी कांस्टेंट्स गिवन हो तब। क्या बोल रहा हूं मैं, यदि आपको हेनरी कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन है बेटा, तो हेनरी कांस्टेंट्स की गिवन वैल्यू पर हमें जो है किस तरीके से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है, तो भैया इस तरीके से हमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर प्रिडिक्ट करना होता है। क्या मेरी बात क्लियर है बताओ, बिल्कुल सर आपकी बात क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ जाएं क्या अपन बेटा, नेक्स्ट बढ़े आगे, बताओ आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल सर आगे बढ़ जाओ। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट। ये तो अपन हेनरी कांस्टेंट का एप्लीकेशन हेनरी कांस्टेंट का क्या डिस्कवर किया, हेनरी कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इससे काफी ज्यादा आपको क्वेश्चन, मतलब जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ में से आने के चांसेस हैं बेटा, यहां से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बात समझ गए क्या। अगर मान लो उसका मन हो गया कि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसको पूछना है तो वो जरूर आपसे पुटअप करेगा, कहां से, इस वाले टॉपिक से, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ से। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ क्या है, सबसे पहला है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। जनरली हम सोडा वाटर वगैरह पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं कि नहीं पीते, मिरिंडा, थम्स अप, और कौन कौन सी आती है, 7 अप, कोको कोला, ठीक है, आजकल तो वो भी आती है ना स्ट्रिंग पियोगी तुमने, है रेड कलर की एनर्जी बूस्टर, ठीक है। तो काफी तरह की क्या आती है बेटा, काफी तरह की हमारे पास क्या आती है, काफी तरह की हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्चुअली क्या है बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं दे आर कार्बोनेटेड वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या है, कार्बोनेटेड वाटर है हमारे पास। कार्बोनेटेड वाटर का मतलब क्या है बेटा, कि उस लिक्विड के अंदर वो एक शुगर, आपको पता वो कितनी गंदी चीज आप पीते हो, केवल और केवल शक्कर का पानी होता है। शुगर का आपके पास क्या होता है, वाटर, मतलब शुगर सॉल्यूशन होता है। उस शुगर, जैसे बॉटल कैसी होती है, बॉटल ऐसी होती है ना, ऐसा करके यूं 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 ऐसी, और वाह एक ही बार में कितनी अच्छी बॉटल बनी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि जैसे मान लो बेटा इसके अंदर क्या करते हैं, शुगर आपके पास जो है सॉल्यूशन होता है, कुछ नहीं, आप बहुत बेकार है मत पीना आज के बाद, शुगर सॉल्यूशन होता है। और इस शुगर सॉल्यूशन में कुछ नहीं, इस शुगर सॉल्यूशन में क्या करते हैं बेटा, इस शुगर सॉल्यूशन में अंडर हाई प्रेशर, ये CO2 यहां पे गैस भरी जाती है अंडर हाई प्रेशर, ये लिखा हुआ ना, सील्ड अंडर हाई प्रेशर। यहां पे एक हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है बेटा, और उस हाई प्रेशर के अप्लाई करने पर, उस हाई प्रेशर के अप्लाई करने, प्रेशर बढ़ाया जाता है, हाई प्रेशर से अप्लाई करने पर ये जो CO2 है ये इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, और फिर आपको मजा आता है कि हाँ हम कुछ अलग सा पी रहे हैं। वो अलग सा कुछ नहीं है, वो शुगर सॉल्यूशन के अंदर CO2 डिसॉल्व है। बात समझ आ रही है क्या। और आप देखो ढक्कन खोलोगे तो उड़ जाता है वो। कभी भी आप ऑब्जर्व करना बेटा, कभी भी ऑब्जर्व करना
कि ये जो थम्स अप है या 7 अप है या कोको कोला है, कुछ भी है, whatever it is, चाहे ये कुछ भी है, अगर आप जो है इनको पीते हो तो जनरली अगर अपन देखें बेटा तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ठंडी ही अपन को अच्छी लगती है, मतलब इनका टेम्परेचर जितना कम होता है, फ्रिजेस में इनको क्यों रखा जाता है, ठंडी जगहों पे क्यों रखा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कहीं ना कहीं गैसेस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड के अंदर अफेक्ट करता है। जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बेटा उसको टेम्परेचर कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। किस तरीके से सर? अगर टेम्परेचर कम होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा बेटा, तो टेम्परेचर कम होने से क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो इंक्रीज हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या? यदि टेम्परेचर क्या है, कम है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है इन लिक्विड वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। ये बात याद रखना। तो आप देखोगे कि ये जनरली आपको जब भी आप शॉप पे ले जाओगे तो दुकान वाला एकदम फ्रिज में से एकदम चिल्ड मिरिंडा आपको निकाल करके देगा। बात समझ आ रही है क्या? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा CO2 डिसॉल्व होगी, तो आपको उतना ही ज्यादा पीने का मजा आएगा। कभी भी आप देखना, आप बोतल खोल के छोड़ दिया आधा एक घंटा, फिर उसके बाद कोको कोला या मिरिंडा पीने का मजा नहीं है बेटा। वो मजा केवल गैस का था। बात समझ आ गई क्या? मजा केवल किसका था? गैस का था। बात समझ आ रही है? तो शक्कर का पानी होता है, नई चीजें नहीं पीनी चाहिए, सब कार्बोनेटेड वाटर, दिस आर वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे थे, हालांकि आपको पता तो होगा, बट बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे सर ये कैसे बनती है। तो इस तरीके से बनती है कि अंडर हाई प्रेशर इनमें गैसेस को डिसॉल्व किया जाता है बेटा। ठीक है, सील्ड पैक कर दिया जाता है। ठीक है, ये पहली एप्लीकेशन है। दूसरा, स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर नाम सुना है क्या? स्कूबा डाइवर क्या होता है? स्कूबा डाइवर मस्ट कोप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये सब छोड़ो, मैं आपको कहानी बताता हूँ। क्या होता है स्कूबा डाइवर? मतलब गोताखोर जानते हो क्या? गोताखोर जानते हो? गोताखोर क्या होता है? जो वो समुद्र में जाकर के खोज करते हैं कि हाँ हम देखते हैं आज समुद्र में क्या नई चीज डिस्कवर कर रही है, करेंगे, मतलब नीचे जाकर के, क्या पता कोई पुरानी दुनिया बसी भी हो। ठीक है, टाइटैनिक जहाज डूब गया, उसकी खोज करने गए हैं कि टाइटैनिक में क्या क्या था। ठीक है, तो ये सब इसको मतलब गोताखोर लोगों का काम है। तो वो जब नीचे बेटा डिस्कवरी करने जाते हैं, या किसी को शौक है, मान लो स्कूबा डाइविंग करना चाहता है, वो समुद्र के अंदर मछलियाँ देखना चाहता है, अजगर देखना चाहता है, मगरमच्छ देखना चाहता है। सबके अलग अलग शौक होते हैं, सबको अलग अलग चीज़ें देखना पसंद होती है। किसी को मछलियाँ देखना पसंद है, किसी को सांप देखना पसंद है, तो किसी को मगरमच्छ देखना पसंद है। तो वो डिस्कवर करने के लिए समुद्र के नीचे की ओर जाता है। तो बेटा जब कोई भी स्कूबा ड्राइवर जब समुद्र के नीचे जाएगा तो वो क्या करता है कि पीछे एक ऑक्सीजन टैंक लेके जाता है, ऐसे पीछे, मतलब ऐसे मान के पूरा ऐसे एकदम टाइट होकर के, मास्क वास्क लगा करके एकदम फिट होकर के नीचे जाएगा। अब क्या होता था कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे ना इतने, मतलब पहले हेनरी लो आया नहीं था। तो जब पहले हेनरी लो नहीं आया था तो वो क्या करते थे कि जैसे एटमॉस्फेयर का जो मिक्सचर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, वही उस सिलेंडर में भर के नीचे चल जाया करते थे। अब क्या होता था कि जब वो स्कूबा डाइवर नीचे की ओर जाता था तो बेटा नीचे जाने पर प्रेशर इंक्रीज होता था। नीचे जाने पर प्रेशर क्या होता था? इंक्रीज। और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग यदि भाई वो सांस तो ले ही रहा है ना सिलेंडर से, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक लेवल पर है, मतलब अर्थ के एक पर्टिकुलर लेवल पर है, तो अपनी बॉडी के अंदर केवल और केवल ऑक्सीजन डिसॉल्व होने की क्षमता है। अभी जहां आप अर्थ पर बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं उस वाली पोजीशन में बेटा केवल और केवल अपने अंदर, यानी अपने ब्लड के अंदर केवल और केवल ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकती है। कौन डिसॉल्व हो सकती है? ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकती है। बात समझ रहे हो? केवल और केवल क्या डिसॉल्व हो सकती है? ऑक्सीजन। लेकिन यदि आप अपन प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर क्या करते? बढ़ा दें। आप वो नीचे गया स्कूबा डाइवर, तो नीचे जाने पर क्या हुआ कि उसने प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो प्रेशर बढ़ने पर वो जो टैंकर था उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट, मतलब नाइट्रोजन भी तो थी,
तो ऑक्सीजन के साथ साथ बॉडी के अंदर नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होने लग जाती है। आज समझ गए क्या? ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी धीरे 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 क्या होने लग जाती है बेटा? डिसॉल्व होने लग जाती है। बात समझ गए? तो इस तरीके से क्या होता है कि इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड व्हेन द डाइवर कम्स टुवर्ड सरफेस। और फिर जब वो वापस ऊपर की ओर आता है, नीचे तो बड़ा मजे में था वो, नीचे मस्त उसने मछलियां देखी, मस्त उसने अलग अलग तरह के जानवर देखे, पेड़ पौधे देखे, नीचे के फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह सब देखे उसने। तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो ऊपर की ओर आएगा तो वो अर्थ के लेवल पर वापस आएगा, मतलब अर्थ पर वापस आएगा, ठीक है, समुद्र से जैसे बाहर आएगा। तो बेटा यहां तो उतना प्रेशर नहीं है, और यहां जो प्रेशर है उस प्रेशर में नाइट्रोजन तो कतई हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं रह सकती है। तो क्या होगा कि वो नाइट्रोजन बाहर निकलना चाहेगी, और जब वो नाइट्रोजन बाहर निकलना चाहेगी तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैंड्स, मतलब ऐसे फट 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 ऐसा आवाज आएगी, पूरी बॉडी से फूटने लगेगी। क्यों? क्योंकि जगह जगह नाइट्रोजन डिसॉल्व है। अब वो बाहर निकलना चाहेगी तो ऐसे बुलबुले बनने लग जाएंगे, छाले होते हैं ना उस टाइप के, पूरी बॉडी में क्रिएट हो जाएंगे। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। तो डिसॉल्व गैसेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन। किसके बबल्स बनते हैं बेटा? नाइट्रोजन के। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आया हुआ है एनसीईआरटी की लाइन से कि बबल्स फॉर्म्ड किसके होते हैं? नाइट्रोजन के इन द ब्लड। दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज। ये कैपिलरीज को क्या कर देता है बेटा? ब्लॉक कर देता है। एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स। इस बीमारी को, मतलब ये जो कंडीशन हुई है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? बेंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेंड्स यहां पर क्रिएट हो चुके हैं, इस कंडीशन को बेंड्स बोला जाता है। विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल और लाइफ के लिए डेंजरस है। बात समझ गए क्या? लाइफ के लिए क्या है? डेंजरस है। दूसरा, टू अवॉइड बैंड्स। अगर बैंड्स को अवॉइड करना है बेटा, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के हाई टॉक्सिक जो कंसंट्रेशन है उससे आपको बचना है। तो जो टैंक है यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। आप उस एयर को क्या कर दो? डाइल्यूट कर दो हीलियम के साथ, क्योंकि हीलियम एक नॉन रिएक्टिव गैस है, वो हमारे ब्लड में किसी से जाकर के रिएक्ट नहीं कर सकती है। बात समझ आ रही है क्या? तो आर एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, उसमें 11.7% क्या डाल दो बेटा? हीलियम कंटेंट बढ़ा दो, नाइट्रोजन का कंटेंट कम कर दो, डाइल्यूट कर दिया तो 56.2 हो गया, और ऑक्सीजन 32.1%। तो ये स्कूबा डाइवर, ये जो कंटेंट है ये स्कूबा डाइवर के टैंक के अंदर रहता है। कहाँ रहता है बेटा? स्कूबा डाइवर के टैंक के अंदर रहता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है यार? बोलो यस या नो? बिल्कुल सर, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब जैसे गोताखोर थे, किसी को नीचे जाने का शौक है तो किसी को ऊपर जाने का शौक है। भाई जैसे इसको नीचे जाने का शौक था, ठीक है, अब किसी को ऊपर जाने का शौक भी होता है। ऊपर जाने का शौक कैसा? मतलब ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऊपर मतलब पहाड़ों पे रे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लो कोई इंसान है, वो हाई एल्टीट्यूड पे जाता है। कहाँ जाता है? हाई एल्टीट्यूड पे, यानी ऊपर और पहाड़ों पे घूमने का बहुत शौक है उसको, ठीक है। तो वो हिमालय पे चला गया, मान लो हिमालय पर्वत पे चला गया, ठीक है। तो अब बेटा आप देखते हो, जनरली आपने महसूस भी किया होगा कि मान लो आप किसी ऊंची जगह पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो, तो जनरली जैसे जैसे आप ऊपर चलते हो आपकी सांस फूलती है, ऐसे बोलती है सांस नहीं बोलती है, ऐसे सांस फूल जाती है ना। ऐसे क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज। अगर बेटा प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड भी डिक्रीज होगी, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका जो डिसोल्यूशन है वो भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो सांस फूलेगी ना, क्योंकि उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है जितनी बॉडी को जरूरत है। बात समझ आ रही है? तो आप देखोगे कि एट हाई एल्टीट्यूड
द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ग्राउंड लेवल से काफी लो होता है बेटा, ग्राउंड लेवल से काफी क्या होता है, लो होता है, ठीक है। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, this leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of the pupil living at high altitudes or climbers. Low blood oxygen caused climbers to become weak and unable to think clearly, symptoms of a condition known as anoxia। और इस बीमारी को क्या बोला जाता है बेटा, एनोक्सिया। भाई क्लाइंबर मतलब, ये क्लाइंबर मतलब वो जो हथौड़ी मार मार के पहाड़ पे नहीं चढ़ता क्या, यूं ऐसे 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 हथौड़ी मारता है, ऐसे 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 मारेगा, फिर ऊपर वो एक और हथौड़ी मारेगा, चल पर्वत पे ऐसे चढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, पहाड़ों पे या वो ऐसे ऐसे चढ़ते हैं ऐसे, वो ऐसे ऐसे यूं मतलब वो ऐसे पहाड़ के वो पकड़ के पत्थर वगैरह पकड़ के, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, मतलब कि एट हाई एल्टीट्यूड पे जो है बेटा, हाई एल्टीट्यूड पे जो है पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होने लग जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो जाता है और क्लाइंबर जो है वो बहुत ही वीक महसूस करता है और अच्छे से सोच नहीं पाता, क्योंकि माइंड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। अगर बेटा माइंड में क्लियर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आप अच्छे से कैसे सोच पाओगे, ठीक है। एंड सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन, और इस कंडीशन के सिम्टम्स को क्या बोला जाता है, एनोक्सिया। क्या बोला जाता है बेटा, एनोक्सिया। याद रखना, एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मतलब मैं, चलो छोड़ो बायो का क्वेश्चन है, तुमसे क्यों पूछे, ठीक है। जैसे एक मैं बता देता हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि होता क्या है कि यदि मान लो, यदि हमारे पास क्या है कि कोई इंसान है, वो हाई एल्टीट्यूड्स पे गया और वो वहां पर 6 महीने रह करके आया बेटा। कितने महीने, 6 महीने वहां पर रह करके आया। और यदि वही कोई इंसान वहां पे 6 महीने रह करके आता है बेटा, तो क्या होता है कि उसकी बॉडी में एक चेंजेस, मतलब 6 महीने ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे रह के आया तो नीचे आने पर बॉडी में क्या चेंज देखने को मिला। तो देखो हमारे बॉडी की एक आदत होती है कि हमारी बॉडी जो है वो अडेप्ट हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है, अडेप्टिबिलिटी है हमारी बॉडी के अंदर एक अच्छी क्वालिटी, दैट इज अडेप्टिबिलिटी। हर कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट हो जाना। तो जो बंदा ऊपर गया है उसके अंदर क्या, ऑक्सीजन की कमी मतलब आरबीसी जो है इतना ऑक्सीजन को कैच नहीं कर पा रही है। तो जैसे वो नीचे 6 महीने में क्या होगा कि उसके अंदर वहां अगर वो रहेगा तो उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करने के लिए आरबीसी नंबर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है ब्लड में, आरबीसी, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है आरबीसी, वो बढ़ जाती है। न्नीचे आएगा तो उसमें आरबीसी नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसा चेक है, पूछा जाता है जनरली, बायो में तुम्हारे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही में, ठीक है। चल नेक्स्ट, न्यूमेरिकल अपन लगाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन वाला पार्ट करने वाले हैं। प्रेशर फॉर्मूला आपको पता है बेटा, फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इक्वल्स टू KH इनटू एक्स ऑफ गैस, ये मैंने बताया था, ठीक है। ये फॉर्मूला जनरली यूज करेंगे अपन, और एक सॉल्युबिलिटी वाला यूज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टिक 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 टिक, ये वाला। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. Henry log constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 kilobars. कितना दिया बेटा, किलोबार्स दिया है। कितना दिया है, किलोबार्स। किलोबार्स दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन कैलकुलेट कर देंगे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन एज इट इज आपको बन करके जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, मिलीमोल्स में पूछा है, याद रखना, ठीक है। गैस वुड बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर में कितनी डिसॉल्व होगी। कि नाइट्रोजन का आपको पार्शियल प्रेशर दे रखा है कितना बेटा, प्रेशर आपको कितना दे रखा है, पार्शियल प्रेशर आपको दे रखा है 0.987, कितना दे रखा है 0.987 आपको प्रेशर दे रखा है। कोई डरने वाली बात, दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है। दैट
हेनरी लो कांस्टेंट फॉर N2, हेनरी लो कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन, KH आपको गिवन है बेटा कितना 76.48 किलो बार, किलो में दिया है तो कन्वर्ट कर देंगे, पर उसको बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने डिसॉल्व होंगे ये आपको उसने पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला अपन लगाएंगे बेटा प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स ऑफ गैस, बिल्कुल सर बिल्कुल हम यही लगाएंगे, हम यही लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। चलो प्रेशर कितना है 0.987, ठीक है, बार में है, बिल्कुल बार में है, ये किलो बार में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों की प्रेशर की यूनिट सेम है। अगर कभी सेम नहीं हो तो सेम करनी है बेटा, बात समझ गए क्या, सेम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 0.9887 इज इक्वल्स टू KH कितना है बेटा हमारे पास 76.48 है, 76.48 है, किलो बार है तो किलो है तो इनटू कर दो 10 टू दी पावर 3 से बेटा, बार में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इसको किलो में कन्वर्ट करो -30, दोनों चीजें ऑप्शन है। एक्स ऑफ गैस यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की बात करें तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के अंदर ही तो डिसॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है, वाटर के अंदर। बट बेटा तुम्हें पता है कि अपन क्या करते हैं जनरली कि ये जो नीचे वाला मोल्स ऑफ नाइट्रोजन होता है ना, नीचे वाला मोल्स ऑफ गैस होता है, इसको अपन टेंस टू 0 मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। नेग्लेक्ट इसलिए किया है बेटा क्योंकि आप देखते हो कोको कोला की वो जो बोतल है उसको आपने ढक्कन खोला, गैस निकाल दी, आधे घंटे भी रख दिया, एजिटिव आपने रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने रख दिया उसको, तो क्या वो आधी बोतल मतलब वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाएगा क्या, कम भी होगा तो कितना कितना कम होगा, मतलब गैस का मोल बहुत लीस्ट है, बहुत ही कम है, मतलब उस सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो गैस के मोल से बेटा वो बहुत ही कम है। अगर वो बहुत ही कम है तो यहां पर जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है उसको मैं क्या कर दूंगा टेंस टू 0 कर दूंगा, क्या, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए बेटा, नहीं तो वो इक्वेशन बनेगी फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करा जाता है। बात समझ गए क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस, हाँ गिवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, बट यहाँ गिवन ही नहीं है, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर मैंने किया, तो मैं यहाँ पर जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है बेटा उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, उसको मैं क्या कर दूंगा नेग्लेक्ट कर दूंगा, और मैं नेग्लेक्ट इसलिए भी करूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है मेरे को पता है कि जो मोल्स ऑफ N2 है, जो मोल्स ऑफ N2 मेरे पास है 0, क्योंकि बेटा यहां पर जो मोल्स ऑफ N2 मेरे पास है वो वेरी 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 लेस है मोल्स ऑफ वाटर के कंपैरिजन में। क्या आप मेरे को बात क्लियर हुई, बिल्कुल सर बात क्लियर हुई। लेकिन सर मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आपको दिया तो है 1 लीटर ऑफ वाटर, अब 1 लीटर ऑफ वाटर से कैसे निकालें सर, तो देखो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, बिल्कुल सर कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। चलो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है कितना 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर, तो मास ऑफ वाटर आ जाएगा क्या कितना 1000 ही आएगा, 1000 इंटू 1, भाई डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो गया बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बिल्कुल सर, तो डेंसिटी आपको कितना गिवन है 1 इंटू आप कर दोगे 1000 से इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, कितना हो गया 1000 ग्राम आपके पास 1000 ग्राम आपके पास हो गया, ठीक है। तो मोल्स ऑफ, ये तो आ गया मास ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए, गिवन वेट कितना है ग्राम में अपॉन मोलर मास कितना होता है 18, दैट इज 55.55, बताओ यही आएगा, बिल्कुल सर यही आने वाला है। अब आप देखोगे तो मेरे पास 0.987 बेटा, और इनटू में मोल्स ऑफ वाटर मुझे निकाल लिए क्या 55.55 इनटू 55.55, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा इज इक्वल्स टू ये 76.48 इंटू 10 टू दी पावर 3,
इंटू 10 टू दी पावर 3। तो अब यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फटाफट करते हैं, अभी तो मन को क्वेश्चंस करने हैं तो कैलकुलेटर से करते हैं, कितना होता है कि 0.987 इंटू 55.55 इंटू 7 इंटू नहीं बेटा, इंटू नहीं इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 76.48, तो 0.716 कितना आता है बेटा, 0.716 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर क्या आता है -3, ये वाला 3 ऊपर चल जाएगा ना, -3। अब आपको मिली मोल्स में पूछे हैं, किस में पूछे हैं, मिली मोल्स में। ये तो मोल्स में कैलकुलेट होके आ गए, ये तो किस में कैलकुलेट होके आ गए बेटा, ये तो आपके पास जो है, ठीक है, इसको अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है भाई, ये तो मोल्स में आ गया आपके पास, मिली मोल्स में बेटा इनटू कर देते हैं, 1 बराबर 1000 मिलीमोल्स, 1 मोल बराबर 1000 मिलीमोल्स, तो इनटू कर देंगे 10 टू दी पावर 3 से, तो ये -3 से 3 कट गया, कितना आ गया 0.716 मिलीमोल्स। इतना कम डिसॉल्व हुआ है, बात समझ गए क्या, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट करें बेटा, नेक्स्ट कितना करेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन क्लियर है ना, ये क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। आपको प्रेशर दिया था, केस दिया था, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी बेटा, सब कुछ गिवन था, बस आपको थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर जो है किलो बार में है, तो किलो बार को पहले बार में कन्वर्ट किया, मतलब किलो मतलब 1000, ठीक है, तो इस तरीके से बस सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी, ठीक है। चलो अब ये हमारे पास क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, 1.6 एग्जांपल, H2S अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल। H2S गैस होती है ना, आपने प्रैक्टिकल में अपन यूज में लेते हैं वो गैस, तुम्हें याद हो तो प्रैक्टिकल करते तब नहीं लेते, वो H2S गैस निकलती है, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है उसकी, ठीक है, तो दैट इज H2S गैस अ रॉटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए बेटा, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस पता है तुम्हें क्या है, देखो हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में लैब के अंदर 2 तरह के एनालिसिस करते हैं बेटा, 2 तरह के, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या है कि आपको कोई सॉल्ट मिला है या कोई कंपाउंड मिला है या कुछ भी मिला है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कौन सा एटम उसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सा आयन उसके अंदर प्रेजेंट है, ये आपको निकालना है, तो वो क्वालिटेटिव मतलब आपको बताना कि केवल वो क्या है। और एक होता है क्वांटिटेटिव मींस प्रेजेंट क्या है, कितनी मात्रा में है, वो चीज आपको निकालनी है, प्रेजेंट तो है पर कितनी मात्रा में है, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं जब H2S गैस निकलती है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP बेटा, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या बोल रहा हूं मैं, एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इज 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, आपको जो आपको मतलब जो है सोल्युबिलिटी दी है बेटा, वो कितनी दी है 0.195 स्मॉल m। ठीक है, तो H2 टॉक्सिक गैस यूज्ड फॉर इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज वाटर एट STP। STP मतलब आपको बेटा प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm होता है STP पर। आपको याद हो तो टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, और प्रेशर कितना 1 atm, प्रेशर कितना 1 atm यहाँ पर होता है। तो अपन देख रहे हैं कि प्रेशर अपन को गिवन है, H2S एक टॉक्सिक गैस है जिसकी रॉटन एग लाइक स्मेल है। कैसी स्मेल है, रॉटन एग लाइक। ठीक है, तो आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कैसे, मैंने क्या कहा था, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाई थी बेटा प्रीवियस लेक्चर में। मैंने कहा था कंसंट्रेशन टर्म अगर आपको पढ़ना आता है तो आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। तो 0.195 m H2S गैस है ना, इसको क्या रीड करोगे आप, क्या रीड करोगे बताओ, क्या रीड करोगे। मैंने रीड करना बताया था कंसंट्रेशन टर्म को, बहुत बुरा मारूंगा मैं, नहीं आया तो ये क्वेश्चन। ठीक है, रीड करना बताया था मैंने,
क्या रीड करोगे? रीड करोगे बेटा 0.195 मोल्स ऑफ H2S प्रेजेंट इन मोलिलिटी है तो 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर। क्या यही पढ़ोगे क्या लाला? बिल्कुल सर, यही रीड करेंगे। बात समझ आ गई क्या? क्या रीड करेंगे अपन इसको? यही तो रीड करेंगे कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। बिल्कुल सर, हम इसको यही रीड करने वाले हैं। और अब अपन देखते हैं कि कैसे अपन यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो आप देखोगे कि मोल्स ऑफ गैस तो आपके पास सीधा सीधा आ गया भाई, मोल्स ऑफ H2S गैस आपके पास सीधा सीधा आ गया 0.195। और प्रेशर क्या रहे वाटर मतलब सॉल्वेंट का मास 1 kg आपके पास आ गया। तो मास ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी आप निकाल सकते हो। कैसे? गिवन वेट आपको पता है 1000 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास दैट इज 18। और ये वैल्यू पता है, मैंने पिछली लेक्चर में याद करा दी थी आपको, याद करो कंसंट्रेशन टर्म सॉल्व कराते कर 55.5 1000 डिवाइड बाय 18 55.55। ठीक है, चलो तो अब अपन को क्या निकालना है? हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? KH इंटू एक्स ऑफ गैस। बताओ रे, यही होगा क्या? प्रेशर बराबर KH इंटू एक्स ऑफ गैस। अच्छा, प्रेशर कितना गिवन है? 1 atm। कहां से पता लगा? STP। इसलिए कहता हूं बच्चे को ना ये क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आता। कहता सर प्रेशर तो दिया ही नहीं है, बिना प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे मूर्ख, यहाँ पे STP लिखा तो है। अगर STP लिखा है इसका मतलब प्रेशर कितना है? 1 atm। बात समझ गए क्या? तो प्रेशर बराबर यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा? 1 इज इक्वल्स टू KH की अगर अपन बात करें तो वो होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट दैट इज KH इंटू एक्स ऑफ गैस। एक्स ऑफ गैस कितना हो जाएगा बेटा? मोल्स ऑफ गैस कितना है? 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.55। ठीक है, यही होगा। बिल्कुल सर, ऐड कर लो इनको, कितना आएगा? तो 0.195 को 55.55 में ऐड करते हैं। चलो कितना आ जाएगा बताओ? 9 और 5 14 का 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ठीक है ना? 5 6 7 बिल्कुल, और 5 0 का 5 55.75 50। तो मतलब KH की वैल्यू आपके पास आने वाली है 55.745 डिवाइडेड बाय 0.195। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे फटाफट से डिवाइड करेंगे। 55.745 55.745 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 0.195 285.87 बेटा कितना है? 285.87। क्लियर है क्या? बताओ, ये आपके पास हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू आती है। ये भी किसमें आएगी? ATM के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? ATM के अंदर। बात समझ गए क्या? किसके अंदर आएगी बेटा? ATM के अंदर आपके पास आने वाली है। तो आप देख लो 0.195 मोल्स था, रिजॉल्व किया। कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब आपको सब कुछ दे रखा था। प्रेशर आपको 1 atm मानना था। प्रेशर कितना मानना था आपको? 1 atm मानना था। क्लियर है बात? यहाँ पे प्रेशर 1 atm माना और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg था। 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएंगे। तो प्रेशर बराबर KH इंटू एक्स ऑफ गैस, 1 बराबर KH इंटू 0.195 तो अपॉन 0.195 प्लस 55.55 कर दिया। तो KH बराबर कितना हो गया? 55.745 अपॉन 0.195 इज इक्वल्स टू 285.87। ये हमारे पास आंसर कैलकुलेट होकर के आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट बेटा, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज हेनरी लॉ कांस्टेंट है, आपको कितना दिया है? हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी है प्रेशर के यूनिट में एट 290। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2, वही क्वांटिटी निकालनी है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। आपको प्रेशर भी गिवन है,
ठीक है ना। आपको अमाउंट ऑफ CO2 निकालना है, यानी अमाउंट ऑफ CO2 मतलब बेटा वही आपको पहले मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे, फिर उससे अमाउंट निकल जाएगा, फिर उससे क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल सर अमाउंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ध्यान से समझना भाई। आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है, सबसे पहले तो KH कितना दिया है आपको, KH दिया है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ठीक है। और प्रेशर आपको ATM में दिया है बेटा, प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर बराबर दिया है आपको 2.5 इंटू 2.5 इंटू नहीं ATM में दिया है। तो पहले तो इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये पास्कल में तो ये भी पास्कल में होना चाहिए। अब 180 बराबर 10⁵ पास्कल, तो इसको आप इंटू कर दो 10⁵ से, बस सीधा सा। तो ये हो जाएगा 2.5 मतलब अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर है, ये आपका पास्कल में कन्वर्ट हो गया, ये भी पास्कल में हो गया। यूनिट सेम रहनी चाहिए, अगर यूनिट सेम रहेगी तभी बेटा आंसर सही आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएगा वहां रे अरे अरे ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है, यूनिट ही सेम नहीं है। ठीक है, यूनिट सेम होगी तो आंसर सेम आएगा। तो आप यहां पर देखोगे कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज बेटा आपको दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, 500 ml सोडा वाटर में आपको क्या करना है, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू दिया बेटा 500 ml। तो इसका मास निकाल लो, मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी वाटर की 1 इंटू 500 वही 500 ग्राम आएगा। मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, 500 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है बिल्कुल। अब आपको अमाउंट ऑफ CO2 निकालना है, क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालनी है। क्वांटिटी मतलब बेटा वही मोल्स, फिर वेट निकाल दो, वेट पूछ रहा है एक्चुअली कितना वेट डिसॉल्व हुआ है CO2 का। तो प्रेशर बराबर क्या लगाएंगे, KH इंटू एक्स ऑफ गैस, प्रेशर कितना गिवन है 2.5 इंटू 10⁵, 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, इज इक्वल्स टू बेटा इज इक्वल्स टू KH कितना है 1.67 इंटू 10⁻1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ठीक है। और मोल्स ऑफ गैस कितना बेटा, मोल्स ऑफ गैस कितना है यहाँ पर, मोल्स ऑफ गैस आपका यहाँ पर है बेटा कितना निकालना है वो तो, मतलब मोल्स ऑफ CO2 तो आपको निकालना है कितना डिसॉल्व हुआ, अपॉन यहाँ पर भी मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब वही बात मैंने क्या कहा कि मैं नीचे वाले मोल्स ऑफ गैस को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट। क्यों नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही कम डिसॉल्व होता है। क्या होता है बेटा, बहुत ही कम डिसॉल्व होता है, ठीक है बात। तो अब यहाँ पर मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, N ऑफ CO2 मेरे पास क्या कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 मेरे पास कैलकुलेट होकर के आ जाएगा कितना, देखो 2.5 10⁵ अपॉन यह आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁸ और इंटू मोल्स ऑफ वाटर कितना 500 डिवाइड बाय 18 कर लो, कितना आएगा 500 डिवाइड बाय 18, फटाफट करो 500 डिवाइड बाय 18, तो बेटा 27.7 समथिंग आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये अपन ये तो ऊपर चल जाएगा तो 10⁻³ बचेगा, ठीक है। तो 2.5 इंटू 27.7 2.5 कर दो, ठीक है ना। 2.5 इंटू 27.7 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई बेटा 1.67 41.46 कितना है 41.46 ये 10⁵ था, ऊपर जाएगा ये -8 तो -3 बच जाएगा, इंटू कितना बच जाएगा बेटा 10⁻³ बच जाएगा। ये हमारे पास मोल्स ऑफ CO2 आ गए, ठीक है। ये तो आ गए मोल्स। वेट कितना आएगा, तो वेट कैसे निकालेंगे, मोल बराबर क्या होता है बेटा, वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। तो मोल्स कितना है 41.46 इंटू मोलर मास हो जाएगा 44 इज इक्वल्स टू गिवन वेट इन ग्राम्स। बस मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे जो आंसर है इन ग्राम्स के अंदर वही क्या है बेटा, क्वांटिटी ऑफ CO2 है। वही क्या है आपके पास, क्वांटिटी ऑफ
CO2 है, जो कि डिसॉल्व हो रही है, जो कि क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है किसके अंदर, किसके अंदर डिसॉल्व हो रही है, इसके अंदर, यहाँ पे 500 ml सोडा वाटर के अंदर। बात समझ आ गई, किसके अंदर डिसॉल्व हो रही है बेटा, 500 ml सोडा वाटर के अंदर आपको यहाँ पे डिसॉल्व होती भी मिल रही है। नेक्स्ट करें बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अपन को गिवन है बेटा, अपन को गिवन है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व इन 4.34 into 10 to the power 4 atm at 25 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, if the partial pressure of oxygen in air is 0.4 atm, ऑक्सीजन इन एयर कितना है बेटा, 0.4 atm है हमारे पास, कितना है, 0.4 atm है। ठीक है, आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया है, मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट को दिया है, केएच कितना दिया है, केएच आपको गिवन है 4.34 into 10 to the power 4 आपको गिवन है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज, पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है 0.4 atm। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं बेटा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, इन टेक्स्ट वाले आप देखना, मतलब अच्छे से अपन यहाँ पर बिल्कुल एकदम सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो जेई में अगर क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी लेवल, एनसीईआरटी के बेस से उठ करके आता बेटा, और बच्चा क्या करता है, जेडी को छोड़ देता है, अरे क्या है मैं तो हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अरे पहले ये तो कर ले, ये तो कर ले पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व इन 4.34 into 10 to the power 4 atm, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 0.4 atm, बिल्कुल है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, बेटा कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया यार इसने, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा तो मैंने पढ़ाई थी। अरे सन्नाटो, इधर देखो, उसने पूछा है कि कंसंट्रेशन पूछी है मोलैरिटी के अंदर। अच्छा, मोलैरिटी क्या होती है सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। भाई कितने मोल्स सॉल्यूट के 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा सा आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता चल गया। क्यों, अरे भैया गैस का अमाउंट तो बहुत कम होगा, तो मोलैरिटी के हिसाब से मेरे को यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो पता चल गया, कितना, 1 लीटर है, दैट इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। और यदि मैं इसको मास कैलकुलेट करूंगा तो डेंसिटी टू वॉल्यूम करके ये भी कितना आएगा, 1000 ग्राम आएगा। और मैं मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करूंगा तो वो भी मेरे पास 1000/18 आएगा। आप देख रहे हो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, हर कॉन्सेप्ट, मतलब ये तो टिपिकल लेवल है। अब मैं आपको जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर करूंगा ना, आप देखना आप हंसोगे, सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, अरे ये तो फिर भी थोड़ा सा मैं अच्छे लेवल के करा रहा हूं, बात समझ रहे हो क्या, जेईई में बहुत इजी आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ये जेईई वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, आप देखना इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। ये कब आया हुआ देखो, लिखा हुआ है जेईई में, 3 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो आप कितना इजी क्वेश्चन है। आते कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हर साल हर टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होता नहीं, एंटी लोग के मतलब अल्टरनेट या 2 या 3 साल में एक बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इससे मैंने क्या कहा, इस वाले टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं बेटा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ है। यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन है, वो स्कूबा डाइवर है, एक ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोई ऊपर, किसी को ऊपर जाना है, किसी को नीचे आना है, किसी को ऊपर जाना है, किसी को नीचे आना है, दैट्स ऑल, यही चीज चल रही है यहाँ पर। समझ आ रही है क्या, तो ये चीज है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखोगे मतलब इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और दूसरी बता इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो है एसी का टेम्परेचर बहुत कम है, तो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ठंडक महसूस हो रही मुझे। जो अरे कम क्यों कर रहा हूँ मैं, इसको अपन कर देते हैं 28, ये लो, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर कोको कोला तो है नहीं, चिल्ड एसी है, तो एसी ठंडा कर देगी मुझे, मेरे अंदर ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होने लग जाएगी फिर। तुम्हें पता है ऑक्सीजन जो है जनरली अगर अपन बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आप देखोगे कि जो पानी होता है ना, पानी कहने का मीन्स क्या है, पानी कहने का मीन्स क्या है, जैसे कि आप देखते हो
कि जो झील होती है, आपके घर के आसपास कोई झील होगी, जरूर नहीं हो, ठीक है, जनरली क्या होता है कि वहाँ पे ठंड के समय पे जो वो झील होती है ना, तो ठंड के समय पे झील का पानी काफ़ी अच्छा रहता है, स्वच्छ रहता है, स्वच्छ मतलब एकदम गुड रहता है, और मछली भी एकदम क्लियर दिखती है, पानी एकदम क्लियर रहता है। ऐसा क्यों रहता है बेटा? और जबकि गर्मियों के समय में ना झील सड़ जाती है, बदबू मारती है, ऐसा क्यों? हल्का सा आप ऑब्जर्व करना कहीं झील के आसपास हो तो। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि सर्दियों के सीजन में क्या है कि टेम्परेचर कम है। सर्दियों के सीजन में क्या है? टेम्परेचर कम है। और यदि टेम्परेचर कम है बेटा, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण उस झील के अंदर, उस झील के पानी के अंदर काफ़ी अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। और अगर ऑक्सीजन बहुत अच्छे से डिसॉल्व होगी तो बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वाटर की वो फुलफिल हो जाएगी, और उतना ही पानी क्या होगा? प्योर। उतना ही पानी क्या होगा? प्योर। और पानी जितना प्योर होगा तो उसके अंदर रहने वाले एनिमल्स हेल्थी होंगे, वो नहीं मरेंगे। गर्मियों में क्या होता है कि टेम्परेचर इतना हाई होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो रही है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो बेचारी मछली भी परेशान हो रही है कि साला ना ऑक्सीजन आ रहा है और इधर तो पानी और जा रहा है, करे तो करे क्या? तो बेचारी मर जाती है, मर जाती है। और मर जाती हैं तो फिर सड़ जाती हैं, और सड़ जाती तो वो झील बदबू मारती है। इसलिए आप देखोगे कि जनरली ठंड के सीजन के अंदर जो है लेक्स वगैरह हैं, इनका पानी काफ़ी आपको प्योरिटी के साथ दिखेगा, और जबकि गर्मियों में थोड़ा सा आपको दलदल मतलब थोड़ा सा हेक्टिक सा दिखेगा। ये चीज़ ये इसलिए होता है बेटा, दैट इज हेनरी लॉ। हर चीज़ साइंटिफिक बेसिस है बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हेनरी लॉ लगाया, पर हेनरी लॉ ने बताया ऐसा होता है क्योंकि अगर ठंडा मौसम रहेगा तो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो अपन अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना? एक मैं पानी पीना भूल गया था तुम्हारे ये लेक के चक्कर में, ठीक है? चलो तो अपन क्या बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व इन 4.34 into 10 to the power 4 atm in total degree if the partial pressure of oxygen near is 0.4 atm 0.4 atm में बिल्कुल है, गिवन है हमारे को। वॉल्यूम वाटर बेटा आपका कितना दिया है? 1000 ml दिया है। मास बराबर 1055.55 आपके पास आ चुका है। तो अब अपन को कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोल्स कितना है किसका? गैस का, वो निकालना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन में तो वही निकालते हुए आ रहे हैं यार, कराऊं क्या ये क्वेश्चन? करा देता हूं। चलो, प्रेशर बराबर Kh into x ऑफ गैस, ठीक है? प्रेशर कितना गिवन है? 0.4 एटीएम। ये भी एटीएम में क्या? भी देख लो, हाँ ये भी एटीएम में। हेनरी लॉ कांस्टेंट 4.34 into 10 to the power 4 एटीएम 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 एटीएम। एक्स ऑफ गैस, तो मोल्स ऑफ कौन सी गैस है? O2 अपॉन, ये नेगलेक्ट हो जाएंगे, नीचे केवल क्या आएंगे? मोल्स ऑफ वाटर आएंगे। और मोल्स ऑफ वाटर कितने गिवन है आपको? 55.55। तो मोल्स ऑफ O2 बेटा यहाँ पर कैलकुलेट होकर के क्या आ जाएगा? फटाफट फटाफट करो, फटाफट कैलकुलेशन करो। 55.55 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 4.34 इंटू 10 टू द पावर 4। तो 55.55 इंटू 0.4, 55.55 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 4.34, 5.11 इंटू 10 टू द पावर -4, 5.11 इंटू 10 टू द पावर -4 यहाँ पर आंसर रहने वाला है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या यार? बताओ, ठीक है? तो ये चीज 5.11 इंटू 10 टू द पावर -4 यहाँ पर रहने वाला है। दैट इज द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। किसका मोल है ये? ऑक्सीजन का मोल है, ठीक है? तो अब आपके पास मोल आ चुके हैं, ठीक है? तो मोल आ चुके हैं तो अपन क्या करेंगे? मोलरिटी निकाल लेंगे। वो तो सिंपल है, जो मोल से वही मोलरिटी है, क्योंकि मोलरिटी बराबर क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर है, मोल्स कितना आया? 5.11 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 1, इतना ही। यही कंसंट्रेशन है, बस सिंपल। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बता। अब इससे ज्यादा तो क्या ही, मतलब क्या यार इजी क्या हो सकता है? फिर से कम करना, गर्मी लग रही है। 28 पे 25 कर देते हैं, 25। चलो नेक्स्ट पढ़ें। ये लो, अब ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आप खुद कर दोगे।
जहां तक मुझे भरोसा है खुद कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसमें भी बोलेंगे सर हमें नहीं आ रहा, सर हमें नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? देखो, हेनरी कांस्टेंट इन किलो बार फॉर गैसेस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एट वाटर एट 298 केल्विन इज गिवन। बोलो, वाटर के अंदर ये गैसेस हैं और इनका जो हेनरी कांस्टेंट है वो गिवन है। मैंने क्या कहा था, हेनरी कांस्टेंट से क्वेश्चन आता है, आप देख लो आ चुका है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर हो गया अप्रोक्सीमेटली। पहला क्वेश्चन है, अल्फा हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी। आपको करना क्या है, इट इंप्लाइज दैट, मतलब क्या क्या चीजें इंप्लाई करता है। देखो जेईई मेंस में ना, जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है भाई, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अल्फा हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। क्या बेटा अल्फा की सबसे हाईएस्ट सोल्युबिलिटी है क्या? देखो अल्फा का KH कितना है 50, कितना है 50, इसका 2 है, इसका तो बहुत ही कम है, इसका तो 0.5 है। तो KH सबसे ज्यादा किसका बेटा? KH जो होता है वो तुम्हें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। यानी कि यदि बेटा KH आपके पास ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्वेंट कम है। इसका मतलब अल्फा हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन प्रेशर? बिल्कुल नहीं, ये तो कहीं कतई इंप्लाई नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी इंप्लाइज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अल्फा का हेनरी कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, और जिसका हेनरी कांस्टेंट बहुत ज्यादा है वो कैसे डिसॉल्व हो सकता है बताओ, ठीक है। सोल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज लोअर देन दैट एट 298 केल्विन। जो सोल्युबिलिटी है गामा का, गामा ये रहा, इसका अल्फा तो सबसे कम, KH सबसे कम है, सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। बट ये क्या बात कर रहा है कि सोल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज लोअर, टेम्परेचर ज्यादा है, ये टेम्परेचर कम है। जाहिर सी बात है, हाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सोल्युबिलिटी कम होती है। ये तो बेटा करेक्ट ऑप्शन, एकदम करेक्ट कह रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड पढ़ो, प्रेशर ऑफ अ 55 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। जो प्रेशर है, प्रेशर की बात कर रहा है, ये प्रेशर जो है 55.5 मोलर सॉल्यूशन है आपके पास। कितना है बेटा? 55.5 मोलर सॉल्यूशन है ऑफ गामा इज 1 बार। क्या 1 बार होगा क्या? चेक कर लेते हैं। प्रेशर बराबर KH इंटू एक्स ऑफ गैस, तो प्रेशर बराबर KH, हेनरी कांस्टेंट कितना है बेटा? कितना है गामा का? 2 इंटू 10 टू द पावर -5, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। 55.5 मोलर सॉल्यूशन मतलब कितना मोल से गैस का? 55.5 मोल्स ऑफ गैस। अरे मोलल दिया है ना बेटा, मोलर मतलब, और 1 kg में, यानी वाटर का मास 1000 ग्राम, तो 55.55 इनटू कर रहे हैं ना 55.55, ये क्या है? मोल्स ऑफ गैस है। ये क्या है मेरे पास? मोल्स ऑफ गैस हैं। तो ये मोल्स ऑफ गैस हैं अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर, वो भी 1000/18 हो जाए। अरे यार मोलैलिटी दे रखी ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। डेफिनेशन पढ़ो, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास कितना हो गया? 1000 ग्राम, और 1000 डिवाइड बाय 18 कितना हो गया? 55.55। तो इसको करूंगा तो ये तो कट के सीधा हाफ आ जाएगा ना, ये देखो डबल हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा, तो हाफ यहाँ पर 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू हाफ। 1 बार तो नहीं आ रहा बेटा, ये तो 10 टू दी पावर -5 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी इंप्लाई नहीं होगा, डी वाला। द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा इज 250 बार। ये चेक कर लेते हैं। प्रेशर ऑफ है 55, प्रेशर बराबर कितना है? प्रेशर बराबर 250 बार आ रहा है क्या? देखते हैं। हाँ, तो कितना है ये? हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है इसका डेल्टा का? 0.5। डेल्टा दिया ना, हाँ 0.5, पॉइंट हटाया 10 लगा, इनटू इसमें भी वही 55.5 दिया है, तो 55.5 और 55.55 प्लस 55.55, ये कट के भी बेटा सीधा क्या आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। और 5 2 जा 10 आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 4, 1/4 बराबर 0.25 आ जाएगा, ठीक है। 0.25 आ जाएगा, यानी कि 250 बार के अंदर। क्योंकि देखो ये वाले जो आपको दिए ना बेटा, ये सब किलो बार्स में दिए हैं। किसमें दिए? देखो किलो बार, के किलो बार्स,
इसको भी आप अगर किलो में करते तो इंटू कर दे 10⁻³ से, तब भी आपका आंसर 10⁻⁻² आता, 1 तो नहीं आता। यहाँ पे अगर इसको मैं करूंगा 10⁻³ से, किलो बार है ना, तो बार में कन्वर्ट करने के लिए तो ये 250 आ जाएगा, क्योंकि अभी ये हेनरी कांस्टेंट किस में दिया था, किलो बार्स में दिया था, ठीक है। 250, बिल्कुल ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आप देख रहे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई का, ठीक है, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कुछ टफ लगा, क्या इस क्वेश्चन में कुछ टफ लगा, क्या मुझे बताओ, क्या टफ था इस क्वेश्चन में यार, कुछ भी तो टफ नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट बेटा, इनमें से कौन सा ऑप्शन हेनरी लॉ के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, जो डिफरेंट गैसेस होती हैं, क्या बोल रहा है ये, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, बिल्कुल अलग अलग गैसेस का अलग अलग होता है। अरे आप पेपर ने देखा ना, केएच तो अलग अलग हो सकता है ना, एक सेम टेम्परेचर पर अलग अलग गैस का तो अलग अलग केएच होगा, ठीक है। ये चीज तो केस तो टोटली सॉल्वेंट मतलब नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जो केएच की वैल्यू है बेटा वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। एंड केएच इज द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, बिल्कुल हाँ ये तो सही है कि केएच इज द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। और क्या वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल। ये टेबल में, टेबल ये भूल गए तुम लोग, टेबल कहाँ गई, यहाँ ये देखो 293 से 303 पे आए तो केएच पहले कितना था 76.8, केएच कितना हो गया 88. तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर केएच भी बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, कम होती है लाला, क्या होती है, कम होती है। तो ये चीज अपन को यहाँ पर देखने को मिल रही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है इन वेपर फेज की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ये एक्चुअल में क्या है, जेई का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे है ना आपका जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का इन वेपर फेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से सही है, आपको भी समझ नहीं आएगा किसी बच्चे ने, मतलब जाहिर सी बात है आप 12th में पहली बार पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो ये वेपर प्रेशर का है, आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि जेई में इसमें तो बेटा सारे मिक्स होकर आते हैं ना, तो आ सकता है। हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट ए गिवन प्रेशर हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हाँ ये गलत है। देखो कि अगर आप केएच बढ़ाओगे, अगर आप केएच बढ़ाओगे तो क्या सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, नहीं सर कतई नहीं बढ़ेगी। केएच बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, दैट इज डी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। ये लो सर, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर आपकी बात क्लियर है। नेक्स्ट पढ़े बेटा, चलो। solubility of N2 in water at 300 Kelvin and 500 torr partial pressure is इतना, the solubility at 750 torr partial pressure is, solubility पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को पता है वो solubility का रिलेशन भाई प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है solubility के, ठीक है ना। P1 बराबर S1 और P2 इट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S2, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन S2, डायरेक्ट आप निकाल दो सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर एट 300 केल्विन एंड 500 एट 300 केल्विन एंड 500 टॉर पार्शियल प्रेशर इज इतना, मतलब ये आपको कितना दिया है 500, ये आपको दिया है P1 और ये आपको दिया है S1, ठीक है ना। ये आपको दिया है P2 और आपसे पूछा है S2, ठीक है बेटा। तो P1 कितना गिवन है आपको 500 टॉर, P2 कितना गिवन है 750 टॉर, इज इक्वल्स टू S1 कितना गिवन है 0.01 अपॉन S2 आपको निकालना है। बहुत सिंपल था, मतलब प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन था बेटा, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो P1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मतलब सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन S2, ये फॉर्मूला बनता है। हेनरी कांस्टेंट कट गया क्योंकि ये बोल रहा है N2 इन वाटर, तो एक पर्टिकुलर गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट सिमिलर रहता है। बात समझ गए क्या? तो यहाँ पर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 वाला रिलेशन लगेगा। S2 हमारे पास कैलकुलेट होकर के क्या आ जाएगा 500, नहीं 500 नहीं 0.01 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 500,
ठीक है, ये हटेगा, यहाँ पे लगेगा बेटा 100, इससे ये कटा 25 3 ज़ा 25 2 ज़ा, ठीक है, ये कटेगा दैट इज 1.5 0.015, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 0.015, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप देख लो, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए जेईई मेंस में, कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप ऐसा कोई नहीं बेटा कि ऐसा आपका टफ क्वेश्चन मिलेगा नहीं। इजी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, काफी इजी रहते हैं, ऐसा करना, ऐसा कोई टफ नहीं है इनको करना। बात समझ गए क्या? चलो नेक्स्ट पढ़ें। बिल्कुल सर, हमारे पास है बेटा इफ ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड, इफ ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड, क्या बोल रहा है? इफ ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 303 केल्विन, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स पूछे इसमें भी देखो, if oxygen gas is bubbled through water at 300 Kelvin, the number of millimoles of oxygen that dissolve in 1 liter water is nearest integer, मतलब कितना होगा इस डैश बेटा, मतलब यहाँ पे डैश था कि कितना होगा नियरेस्ट इंटीजर। हेनरी लॉ कांस्टेंट गैस कितना डिसॉल्व होगा, ऑक्सीजन बबल थ्रू वाटर एट 303 केल्विन, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दिया है 1 लीटर, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर अपन को दिया है बेटा कितना 1 लीटर, यानी कि आपका मास ऑफ सॉल्वेंट भी कितना रहेगा, यही रहेगा, मास ऑफ वाटर भी कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है, और मोल्स ऑफ वाटर आपके पास कितना हो जाएगा, वही 55.55, बार बार नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन एट 300, हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको दिया है बेटा, के कितना गिवन है आपको, के एच गिवन है आपको कितना 46.82 किलो बार, किलो बार में गिवन है, ठीक है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज, पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है कितना 0.920 बार, किलो बार नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, इसको अपन बार में कन्वर्ट कर देंगे। अज्यूम सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वाटर इज टू स्मॉल नियरली नेग्लिजिबल, इसका मतलब आपको मोल्स मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर ही क्या मानना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मानना है, ऐसा बोला है इसने, ठीक है। तो हाउ मेनी मतलब मिली मोल्स, द नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ डिसॉल्व, नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा यहाँ पे आपको पूछा है, तो बिल्कुल प्रेशर आप लगा दोगे कितना 0.920, ये देखो ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है इंटीजर टाइप वाले में, इंटीजर टाइप वाले में, देख लो कितना इजी क्वेश्चन है, अभी अपन ने करे वो वाले क्वेश्चंस बेटा सेम उसी तरीके से। अब देखो एनसीईआरटी के पैटर्न से उठ करके क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी के पैटर्न से उठ करके क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, या फिर मैं कह दूं ये क्वेश्चन कोई बेटा इधर उधर से नहीं आ रहा है, ये जस्ट एनसीईआरटी के पैटर्न से उठ करके आ रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ? बिल्कुल सर। चलो तो अब यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं कि 0.920 आपके पास जो है पार्शियल प्रेशर है इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट आपके पास है 46.82 है, क्लियर है, किलो बार में है, तो इसको आप कर दो 10⁻³ से, किलो बार है तो क्या कर दो 10⁻³ से इंटू कर दो, इंटू एक्स ऑफ गैस कितना है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हमारे पास है निकालना है, मतलब मोल्स ऑफ कितना है बेटा O2 तो आपको निकालना है, अपॉन मोल्स ऑफ वाटर कितना है, ये वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो ये आपके पास आएगा 55.55, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया आपके पास 0.920 इंटू 55.55 डिवाइडेड बाय 46.82 इंटू 10⁻³, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन अपन ने पहले करा है क्या, बताओ? करा है क्या? नहीं करा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन थोड़ी करा अपन ने। 0.920 इंटू 55.55 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 46.82, 1.09 बेटा, 1.09 इंटू 10⁻³ 1.09 इंटू 10⁻³ लेकिन ये तो मोल्स आए, इसने किस में पूछा है बेटा, इसमें मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑक्सीजन, तो इंटू कर देंगे इसको 10⁻³ से मिलीमोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.09 मिलीमोल्स, बात समझ गए क्या? 1.09 मिलीमोल्स जो ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हो रही है, बात समझ गए? 1.09 मिलीमोल्स ऑक्सीजन आपके पास डिसॉल्व होती हुई नजर आएगी, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट पढ़ें। बिल्कुल सर, हमारे पास है ये वाला, देखो अ कंपनी डिसॉल्व एक्स अमाउंट ऑफ CO2 एट 1 लीटर ऑफ वाटर, वही सेम क्वेश्चन जून शिफ्ट में, ये किस में आया बेटा, ये आपका जुलाई शिफ्ट में आया, ये जून शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है ना। 1 लीटर टू पेपर एक्स इंटू 10⁻³ ग्राम,
नियरेस्ट इंटीजर, पार्शियल प्रेशर आपको CO2 दिया है, हेनरी कांस्टेंट आपको दिया है 298 केल्विन, और एटॉमिक मास बिल्कुल आपको CO2 वगैरह सब दिया। अमाउंट पूछा है कि कितना अमाउंट मतलब कंपनी डिजोल्व, तो x ग्राम, कितना मतलब x यहाँ पे डैश है, x यहाँ पे डैश है, ये डैश इंटू 10⁻³ ग्राम। तो बस वही पिछले क्वेश्चन में जो अपन ने किया वही यहाँ पर करना है, बट यहाँ पे मोल्स निकाल के वेट भी निकालना है। किसका? CO2 का, कि कितना CO2 डिजोल्व। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखा है, आपको याद है, कर लोगे। तो ये आपको क्वेश्चन में देता हूँ, किसमें बेटा? होमवर्क में। किसमें देता हूँ? होमवर्क में। ये क्वेश्चन में आपको देता हूँ किसके अंदर? होमवर्क के अंदर। बात समझ गए क्या? होमवर्क के अंदर में आपको ये क्वेश्चन गिवन देता हूँ। क्लियर हो गई बात? चलो तो हम हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज काफी शानदार लेक्चर रहा। अपने सारे टाइप के न्यूमेरिकल, मेन तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आते हैं वो अपन एक भी नहीं छोड़ा। देखो बात समझ गए क्या? वो कॉन्सेप्ट अपन एक भी नहीं छोड़ा बेटा। तो आप ध्यान से पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। और नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बेटा वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे अपन? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है बात? अपना टॉपिक रहेगा, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। इसी के साथ जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कोर्सेज में पहले 500 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ रहने वाला है, चाहे वो सक्षम बैच हो, ड्रोना बैच हो या अटल बैच हो, तीनों के अंदर आपको 50% ऑफ मिलेगा। क्लियर है बात? तीसरा, थैंक यू। और ये बैच आप कहाँ एक्सेस कर सकते हो? तो हमारा ऐप है, डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, इस QR को स्कैन करके IP इंस्टीट्यूट के नेम से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।